अवे बोला, ठीक है भाई डन। उधर से ली फुजियांग मक्खन लगाते हुए बोला, अरे अवे भाई, अगर जियांग प्रांत में कभी भी कोई लोचा हो या किसी की हड्डी तोड़नी हो तो बस अपने भाई को याद करना। दो चार और फॉर्मेलिटी वाली फालतू बातें हुई और आखिरकार फोन कट गया। फोन रखने के बाद अवे का दिमाग अभी भी पुराने जमाने के कंप्यूटर की तरह हैंग हो रहा था, क्योंकि जितना वो शू तियान को जानता था, अगर तांग बिंगियान कल को दुनिया से गायब भी हो जाए तो शू तियान उसे ढूंढने के लिए अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तक न छोड़े। लेकिन भाई, अगर उसने हाथ पांव नहीं मारे होते तो ली फुजियांग जैसा बड़ा वीआईपी खुद फोन करके उसे सलाम ठोकने नहीं आता। इसका सीधा सा मतलब है कि शूतियान हर जगह तांग बिंगियान की जासूसी करवा रहा है, और ये बात उतनी ही अजीब थी जितना किसी सरकारी दफ्तर में काम का वक्त पर होना। और तभी हमारे तांग बिंगियान बाबू की नींद खुली। आंखें खोलते ही वो ऐसे देख रहा था जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वो इस दुनिया में है या यमराज के साथ चाय पी रहा है। उसे जागता देख चेन शियाओ शियाओ की जान में जाना ही मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। वो एकदम एक्साइटेड होकर बोली, तांग सर आप जाग गए। ये बोलकर उसने बड़े प्यार से पानी का गिलास उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कीमती हीरा पकड़ रहा हो, और बड़े आराम से उसे पानी पिलाया। जैसे ही गुनगुना पानी गले से नीचे उतरा, तांग बिंगियान के सिस्टम में थोड़ी जान आई और उसके इंजन ने काम करना शुरू किया। लेकिन भाई का एटीट्यूड तो देखो। उसने बेचारी चेन श्याओ श्याओ को ऐसे इग्नोर किया जैसे यूट्यूब पर आने वाले फालतू एड्स। उसने सीधा अवे की तरफ देखा और पूछा, अवे अभी किसका फोन था? असल में जब वो बेहोशी और होश के बीच कबड्डी खेल रहा था तब उसने धुंधला सा अवे को फोन पर शूतियान का नाम लेते सुना था। अब ये सुनकर अवे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो जवाब देने में हिचकिचाने लगा। चेन श्याओ श्याओ की तरफ एक नजर देखकर आखिरकार अवे ने अपना मुंह खोल ही दिया। बोला, बॉस तांग, अभी जो कॉल आया था ना, वो जियांग प्रोविंस के फुजियांग ग्रुप का चेयरमैन ली फुजियांग था। ली फुजियांग, अब ये नया नमूना कौन है? तांग बिंगियान को तो ये नाम अच्छे से याद था। 3 साल पहले जब वो जियांग प्रोविंस में अपना स्टार्टअप वाला कीड़ा लेकर आई थी, तब उसने यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज की कुंडली निकलवाई थी। और ये ली फुजियांग यहाँ का कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, बल्कि एक भारी भरकम तोप था। मतलब फुल मिर्जापुर के कालीन भैया वाला भौकाल। लेकिन तांग बिंगियान सोच में पड़ गई कि भाई, जियांग शहर में मेरे बिजनेस का इसलिए फुजियांग से तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तांग बिंगियान ने अपना टिपिकल सीईओ वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अगर कोई बिजनेस का काम है तो उसे कंपनी के लोगों से बात करने को कहो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इतना सुनते ही बेचारे अवई के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, जैसे किसी ने उसकी ब्राउजर हिस्ट्री पकड़ ली हो। उसने हड़बड़ा कर सफाई दी, बॉस तांग। उसने कहा कि 5 दिन पहले शू तियान ने उसे आपके बारे में हर जगह से जासूसी करने का ठेका दिया था। अरे बाप रे, लगता है इसी के साथ ऑथर ने चैप्टर 30 का टाइटल चेन शव की पोल खुल गई रख दिया है। भाई ये मैनुआ वाले भी ना सस्पेंस के नाम पर बस चैप्टर का नाम ही स्पॉइलर रख देते हैं। खैर, तांग बिंगियान तो जैसे बिजली का झटका खा गई। मेरे बारे में जासूसी? अवेई ने कंफर्म किया, हाँ बॉस। ली फुजियांग ने शायद सुतियान से सुना है कि आप दोनों के बीच कोई मियाँ बीवी वाला छोटा मोटा लफड़ा हुआ है, और उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि शू तियान ने उसे आप दोनों के बीच पैचअप कराने के लिए बीच बचाव करने की भीख मांगी है, इससे पहले कि तांग बिंगियान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कुछ और बोल पाती। टेन श्याओ श्याओ अचानक से बीच में कूद पड़ी, जैसे बिग बॉस के घर में कोई फालतू की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हो। चिल्लाकर बोली, आवेई तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उस वक्त चेन श्याओ श्याओ आवेई को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगी या सीधा उसका मर्डर ही कर देगी। अब आवेई को तो अच्छे से पता था कि तांग बिंगियान को कितना पसंद है। यहाँ तो अलग ही क्लेश चल रहा है। ये हमारी नागिन मतलब चेन सियाओशिया टांग बिंगियान को ऐसे भड़का रही है जैसे मोहल्ले की चाचियां आग लगाती हैं। वो कह रही है कि क्या तुम चाहती हो टांग बिंगियान इस दलदल में और धंसती जाए। फिर अवई की क्लास लगाते हुए कहती है कि जब सुतियान मुझसे मिलने आया ही नहीं तो वो किसी और के हाथ टोंग बॉस के लिए सुलह का मैसेज कैसे भेज सकता है? थोड़ा तो दिमाग चलाओ। क्या शुतियान की औकात है ऐसी हरकतें करने की? बेचारा अवई तो ऐसे मुंह लटका कर खड़ा हो गया जैसे होमवर्क न करने पर टीचर के सामने खड़ा हो। लेकिन हमारी बॉस लेडी टांग बिंगियान कोई कच्ची गोली नहीं खेली है। उसने चेन सियाओशिया के चेहरे के उड़ते हुए रंग को ताड़ लिया और अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए बोली, सुनो मोहतरमा, क्या आप मुझे रिपोर्ट देने से पहले तुम ये डिसाइड करोगी कि मुझे क्या बताना चाहिए और क्या छुपाना चाहिए? तो इसका मतलब शुतियान ने मुझसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें लगा कि ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए, इसलिए तुमने दबा दी। क्यों, यही बात है ना? ये सुनते ही चेन सियाओशिया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका दिल ऐसे धक धक करने लगा जैसे वाइब्रेशन मोड पर रखा हुआ फोन। वो हकलाते हुए बोली, बॉस ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सच में नहीं पता कि आवई को किसने फोन करके कहा कि शुतियान आपको ढूंढ रहा है, पर यकीन मानिए वो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आया। टांग बिंगियान ने कुछ पल के लिए उसे ऐसे घूरा जैसे वो उसके आर पार देख रही हो, फिर शांत आवाज में एक भारी धमकी दे डाली। उसने कहा, तुम मेरी सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो, मेरा ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अब चेन सियाओशिया ने तो कस्मों वादों की झड़ी लगा दी जैसे चुनाव से पहले नेताजी करते हैं। वो बोली, बॉस मैं कसम खाती हूँ कि जीते जी आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। अभी इसका ये इमोशनल ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी एक सूट बूट वाला बॉडीगार्ड बीच में टपक पड़ा और बोला, मैडम वो वकील वो आए हैं और उन्होंने सुना है कि। अब भाई, जियांग चेंग वापस आते ही वकील वो ने दस्तक दे दी। इधर हमारी प्यारी असिस्टेंट चेन शियाओ शियाओ की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेचारी ने वकील साहब को सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, शुतियान से उस तलाक के पेपर पर अंगूठा लगवा कर ही दम लेना। उसे लगा था कि वकील और टांग बिंगियान की मुलाकात इतनी जल्दी नहीं होगी और उसका ये छोटा सा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। पर भाई, किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज है। टांग बिंगियान अचानक जियांग चेंग
आ टपकी और ऊपर से ये वकील साहब भी टाइमिंग खराब करने पहुंच गए। टांग बिंगयान ने शियाओ शियाओ के चेहरे के उठते हुए रंग को देख लिया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया कि भाई आने दो इस वकील को अंदर, देखे क्या रायता फैला है। तभी सूट बूट पहनकर वकील वो एकदम हीरो की तरह कमरे में दाखिल हुए। इससे पहले कि वकील साहब अपनी कोई रामकथा शुरू करते, टांग बिंगयान ने सीधे मुद्दे की बात पूछी, वकील साहब क्या उस आदमी ने तलाक के कागजों पर दस्तखत किए? वकील वू ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, पर सूतियान ने साइन करने से साफ मना कर दिया है। उल्टा वह तो जिद पकड़ कर बैठा है कि उसे आपसे एक बार पर्सनली मिलना है। सूतियान मुझसे मिलना चाहता है। यह सुनते ही टांग बिंगयान के हाथ किसी पुराने थर्मस की तरह अपने आप कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे उसे सच में ढूंढ रहा है। वकील वो को टांग बिंगयान का यह अजीब सा रिएक्शन देखकर थोड़ा डाउट तो हुआ, पर उसने बात जारी रखते हुए कहा, मैडम शुतियान की जो भी डिमांड थी वह मैंने असिस्टेंट चेन को पहले ही बता दी थी। देखो भाई लोगों, मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि तलाक के पेपर साइन करने से पहले दूध का दूध और पानी का पानी कर लो, क्योंकि ये अपनी चेन साव साव काफी टाइम से सबको चूना लगा रही थी। अब जैसे ही राज खुला, टांग बिंगयान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी नजरें सीधे उस सफेद पड़ी चेन साव साव पर जाकर टिकी। भाई साहब, टांग की आवाज में इस वक्त इतनी ठंडक थी कि सामने वाले की कुल्फी जम जाए। वो कड़क कर बोली, चेन साव साव, तूने तो कहा था कि शू टियान उन दिनों लिन मियाओइंग के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और उसने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। अब चेन की हालत ऐसी थी जैसे बिना हेलमेट के ट्रैफिक पुलिस देख ली हो। उस बिना किसी इमोशन वाली डरावनी नजरों के नीचे बेचारी थर थर कांप रही थी। हालांकि उसे पता था कि एक दिन उसकी लंका लगेगी और पोल खुलेगी, पर जब साक्षात यमराज सामने खड़ा हो तो फटना तो लाजमी है। पास खड़ा आवई, जो अपनी बॉस के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, वो भी थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि उसे पता था कि अब मैडम का ज्वालामुखी फटने वाला है। उस खतरनाक प्रेशर में चेन हकलाते हुए बोली, बॉस वो शूटियान तो बस आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैं जो भी कर रही थी बस आपके भले के लिए कर रही थी। क्या बात है, मतलब झूठ भी बोलो और ऊपर से विक्टिम कार्ड भी खेलो। इस लड़की का लॉजिक तो ऑस्कर डिजर्व करता है। चेन ने बड़ी मासूमियत से टांग की तरफ देखा और जैसे ही उसकी बकवास खत्म हुई, टांग बिंगयान अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। और भाई, टांग बिंगयान ने सीधा चेन श्याओ श्याओ का गला दबोच लिया। टांग की आंखों में उस वक्त इतनी ठंडक थी कि भाई सामने वाला वही जम जाए। वो बोली, चेन तू वो इंसान था जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन तूने ही मुझे चूना लगा दिया। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि मरने वाला कोई फालतू का विलेन हो। देखो बॉस, ये मैडम दुनिया की हर गलती माफ कर सकती है, लेकिन अगर बात उसके प्यारे सू तियान की हो तो फिर समझो तुम्हारी मौत का वारंट निकल गया। चेन श्याओ श्याओ का गला इतनी जोर से भिंचा हुआ था कि उसकी ऑक्सीजन ही कट गई थी। वो छटपटा रहा था, टांग के हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मैडम की पकड़ ऐसी थी जैसे किसी क्रेन का पंजा हो। टच से मस नहीं हुई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि टांग आज सच में उसका राम नाम सत्य करने के मूड में है। गले की हड्डियां चटकने का डर और मौत को एकदम नाक के सामने देखकर चेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तभी वहां खड़े आवई को लगा कि भाई अब इंटरफेयर करना पड़ेगा। पहले तो उसे लगा कि मैडम बस डरा धमका रही हैं, पर जब देखा कि यहाँ तो सच में गला घोटा जा रहा है, तो वो तुरंत बीच बचाव करने भागा। बोला, मैडम रुक जाइए, चेन असिस्टेंट ने जो भी किया वो सिर्फ आपके भले के लिए ही सोचा था। माना कि पिछले कई सालों में शूतियान ने बहुत से घटिया कांड किए हैं और चेन का काम करने का तरीका भी थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन उसकी वफादारी तो एकदम टॉप लेवल की है। बेचारा इतने सालों से आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, बस इस एक बार के लिए उसे छोड़ दीजिए। टांग बिंगयान का हाथ अचानक रुक गया। उसने कुछ सेकंड तक चेन साओ साओ को ऐसे घूरा जैसे उसके चेहरे पर कोई नया पिंपल ढूंढ रही हो, और फिर धीरे से उसका गला छोड़ दिया। पर भाई, उसकी आंखों में जो ठंडक थी ना, उसे देखकर तो अंटार्कटिका भी शर्मा जाए। बॉस ने साफ चेतावनी दे दी, अगली बार ऐसा किया ना तो फिर कभी कुछ करने लायक नहीं बचेगी। इधर हमारी चेन साओ साओ जमीन पर गिरकर ऐसे खांस रही थी जैसे उसे अभी अभी बुढ़ापे वाली खांसी का दौरा पड़ा हो। उसकी गोरी गर्दन पर बैंगनी रंग का गहरा निशान पड़ गया था। साफ पता चल रहा था कि हमारी लेडी बॉस ने अपना सारा जिम का गुस्सा वहीं निकाल दिया है। पर ये लड़की भी ढीठ है। मौत को छूकर टक से वापस आने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक लंबी सांस ली और सीधे तांग बिंगयान की आंखों में आंखें डालकर बोली, तांग बॉस, माना कि मुझे आपसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी, पर मैं गलत नहीं हूँ। शुतियान कैसा इंसान है ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो अब पहले से ज्यादा शातिर हो गया है। ऊपर से तो वो आपके लिए लैला मजनू वाला प्यार दिखा रहा है, पर अंदर ही अंदर वो चाहता है कि आप इस दुनिया से ही टाटा बाय बाय कर लो। मुझे पता है आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी, पर बस 7 दिन इंतजार करो। वो 7 दिन के अंदर अपना असली रंग जरूर दिखाएगा। तांग बिंगयान की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। चेहरा तो उसका पत्थर जैसा ही था, पर उसकी आंखों की गहराई में थोड़ी हलचल तो मची थी। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद, जो किसी सस्पेंस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लग रहा था, तांग बिंगयान ठंडी आवाज में बोली, आवे इसे नीचे ले जाओ और फैमिली लॉ के हिसाब से इसकी बढ़िया वाली खातिरदारी करो। आवे ने जैसे ही ये सुना, उसकी जान में जान आई। उसे लगा था कि आज तो सबका गेम बजने वाला है, पर चलो फिलहाल के लिए ये वाला क्लेश यहीं खत्म हुआ। चलो भाई, तंग बिंगयान ने तो ये मामला यहीं रफा दफा कर दिया है, लेकिन हमारी चेन श्याओ श्याओ की किस्मत में अभी थोड़ा और दुख दर्द लिखा है। इस तंग खानदान के कायदे कानून भी न कसम से किसी चाइनीज डेली सोप जैसे कड़क हैं। अब जो खानदानी सजा उसे मिलने वाली है, उसके बाद तो वो कम से कम 15-20 दिन तक बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहने वाली। आवेई ने उसे इशारा किया कि चलो दीदी, अब यहाँ से कट लो।
शाओ शाओ ने अपना सिर झुकाया और अपनी मैडम को एक आखिरी बार ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई शहीद होने जा रहा हो, और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। हैरानी की बात तो ये है कि उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था, बल्कि भाई साहब वो तो चैन की सांस ले रही थी, क्योंकि उसने नोटिस किया कि जब वो बोल रही थी तब तंग बिंगियान बिल्कुल चुप थी और उसे अपनी मैडम की रग रग का पता है। उसे पूरा यकीन था कि मैडम ने उसकी चेतावनी को सीरियसली ले लिया है। उसे बस ये चाहिए था कि तंग बिंगियान को इस शुतियान पर शक हो जाए, जो अचानक से इतना शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। उसकी नजर में ये सजा भुगतना बेकार नहीं गया। उसे लगा कि अब मैडम सावधान रहेंगी तो ये शुतियान उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्या वफादारी है भाई, इसे कहते हैं असली वाला त्याग। मैडम ने उसे नई जिंदगी दी थी, तो उनके लिए थोड़ी कुटाई खाना तो उसके लिए मामूली बात थी। चेन श्याओ श्याओ और आ वही के जाने के बाद वो वकील भी समझ गया कि कबाब में हड्डी बनने का कोई फायदा नहीं है। वो भी मैडम को नमस्ते करके वहां से फुर्र हो गया। अब कमरे में सिर्फ तंग बिंगियान बची थी और बिस्तर पर पड़ा हमारा सोता हुआ राजकुमार सूतियान। और तभी, जैसा कि हर मैनुआ के स्क्रिप्ट में लिखा होता है, अचानक शुतियान की पलकें थोड़ी सी हिली। अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखों में जो पहली चीज आई वो थी सामने साक्षात अपनी बीवी तंग बिंगियान का वो कयामत वाला चेहरा था। अब आता है चैप्टर 31। और भाई ये विलन क्या मुझे सच में पैदाइशी पागल समझता है क्या? शुतियान की तो जैसे सिटी पिटी गुम हो गई। वो फटी आंखों से खुद से बुदबुदाने लगा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अब हमारा ये मजनू हीरो एकदम पागलपन वाले मोड में आ गया और धीरे से हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी के गालों को सहलाने की कोशिश करने लगा। कहने लगा, बीवी तुम कितनी सुंदर हो। भाई साहब, बंदा उसे ऐसे छू रहा था जैसे हाथ नहीं कोई करोड़ों का बेशकीमती हीरा हो, लेकिन हाथ अभी आधा ही पहुंचा था कि अचानक शुतियान की आंखें पूरी खुल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जैसे किसी ने अचानक ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। उसने हैरानी से पूछा, अरे बीवी, तुम तो कैपिटल में थी ना, तुम वापस कब आई? अब अपनी तांग बिंगियान उसे एकदम ठंडी नजरों से देख रही थी। शायद उसने उस दूसरी लड़की चंद साव साव की बकवास सुन ली थी, इसलिए उसके लहजे में आज वो प्यार वाली गर्मी नहीं बल्कि बर्फीली खामोशी और दूरी थी। वो बस रुखा सा बोली, हाँ अभी आई हूँ, इससे पहले कि शू थियान अपना कोई और लॉजिक लगा पाता। उसने एकदम दबंग बॉस वाली टोन में ऑर्डर दे दिया, अब जब जाग ही गए हो तो चलो मेरे साथ घर वापस चलो। और बस बिना किसी बहस के उसने दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि इस लड़के को पकड़ो और सीधा जियांगचेंग वाले मेरे विला में ले जाकर पटको। सू तियान ने देखा कि आज उसकी बीवी के आसपास का माहौल नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा ठंडा है, जैसे एसी को किसी ने -डिग्री पर सेट कर दिया हो। उसने सोचा कि इस वक्त मुंह खोलना अपनी जान को खतरे में डालना है, इसलिए वो चुपचाप पीछे हो लिया। करीब 1 घंटे के बाद शू तियान अपनी बीवी के पीछे पीछे चलते हुए विला के अंदर आया और अपने पुराने वाले कमरे में वापस पहुंच गया। कमरे में कदम रखते ही तांग बिंगियान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और सीधा जेलर वाला फरमान सुना दिया, आज के बाद से तुम्हारा इस विला से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद है। कमरे के अंदर जाते ही तांग बिंगियान उसकी इस तरफ देखते हुए तांग बिंगियान के तेवर देखकर श्यूतियान के चेहरे पर एक कड़क मुस्कान आ गई। भले ही ये मैडम दिखने में बर्फ की दुकान हो, लेकिन उनका यहाँ आना ही साबित कर रहा था कि मामला अभी गर्म है। ये बंदी अभी भी हमारे लौंडे को पागलों की तरह चाहती है। मतलब श्यूतियान ने जो भी मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई। उसने मजे लेते हुए चुटकी ली, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उस दिन मियाओइंग के पास भाग जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पकड़ कर रखा है? क्या बात है, मुझ पर हक जमाने की ये भूख तो बढ़ती ही जा रही है। तांग बिंगियान के होंठ खामोश थे। वो बस अपनी उन गहरी और नशीली आंखों से उसे देखती रही जैसे कोई ठहरा हुआ समंदर हो। पर शुतियान सब समझ गया था, ये मैडम उसे दुनिया के खतरों से बचाना चाहती थी। भले ही इनका तरीका थोड़ा सनकी और ओवर प्रोटेक्टिव हो, और ऐसा लग रहा था कि उसे शायद उस पर शक भी है। उसने बस ठंडा सा अभी आराम करो बोला और कमरे से बाहर निकल गई। शुतियान उसके पीछे लपकने वाला था कि तभी उसके फोन का बाजा बज उठा। फोन उठाया तो देखा उसके सो कॉल्ड प्यारे बड़े भाई शू रिशिन का कॉल था। उसे देखते ही शुतियान की आंखों में ऐसी नफरत चमकी कि अगर नजर से कत्ल होता तो भाई भी ढेर हो जाता। पर फिर उसने तांग बिंगियान की तरफ देखा जो उसे लेकर काफी फिक्रमंद थी। दरवाजा बंद करते ही हमारे हीरो के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसकी आंखों में वो शातिर वाली चमक आई और उसने कॉल रिसीव किया। उधर से शू रिशिन की बड़ी मीठी आवाज आई जैसे उसने शक्कर की बोरी निगल ली हो। वो बोला, सियाओतियान तुम बिंगियान के विला में ही हो ना? अब हमारे हीरो ने सीधा तीर छोड़ा, बड़े भाई क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ऋषि ने बात टालते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो बस तेरी फिक्र है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। फिर उसने अपनी आवाज ऐसे धीमी कर ली जैसे कोई बड़ा स्कैम कर रहा हो। सुन, क्या तू अभी बात कर सकता है? वो तांग बिंगियान तेरे पास तो नहीं है ना? शुतियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी जैसे उसे सामने वाले की घटिया साजिश की बदबू आ गई हो। उसने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है, जो भी कहना है सीधे सीधे बोल। ऋषिन बोला, देख मैं तेरे विला के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, क्या तू एक बार बाहर आ सकता है? मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुतियान को हंसी आ गई। भाई साहब, ये ऋषिन मुझे क्या पैदाइशी बेवकूफ समझता है? अभी कुछ ही दिन पहले इसने मुझे ऑपरेशन टेबल पर ही ऊपर भेजने का फुल सेटअप कर लिया था और अब बड़ा रहस्यमयी बनकर मिलने बुला रहा है। इसके तो माथे पर ही लिखा है कि मैं तुझे बर्बाद करने आया हूँ। पर तभी शू तियान की नजर उस कमरे पर पड़ी जहाँ तांग बिंगियान अभी अभी गई थी। उसके मन में एक ख्याल आया, बिंगियान को शायद उस पर शक हो रहा था। उसे लग रहा होगा कि ये शू परिवार वालों के साथ मिलकर कोई गेम खेल रहा है।
तो क्यों ना इस कचरे जैसे ऋषि को ठिकाने लगाने से पहले उसे थोड़ा यूज कर लिया जाए। अगर इसके जरिए बिंगियान का शक दूर हो जाए तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। यही सोचते हुए उसने फैसला किया। चेन शाओ शाओ की तरफ एक नजर देखकर आखिरकार आवई ने अपना मुंह खोल ही दिया। बोला, बॉस तांग, अभी जो कॉल आया था ना, वो जियांग प्रोविंस के फुजियांग ग्रुप का चेयरमैन ली फुजियांग था। ली फुजियांग, अब ये नया नमूना कौन है? तांग बिंगियान को तो ये नाम अच्छे से याद था। 3 साल पहले जब वो जियांग प्रोविंस में अपना स्टार्टअप वाला कीड़ा लेकर आई थी, तब उसने यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज की कुंडली निकलवाई थी। और ये ली फुजियांग यहाँ का कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, बल्कि एक भारी भरकम तोप था। मतलब फुल मिर्जापुर के कालीन भैया वाला भौकाल। लेकिन तांग बिंगियान सोच में पड़ गई कि भाई, जियांग शहर में बिजनेस का इस ली फुजियांग से तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तांग बिंगियान ने अपना टिपिकल सीईओ वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अगर कोई बिजनेस का काम है तो उसे कंपनी के लोगों से बात करने को कहो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इतना सुनते ही बेचारे अवई के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, जैसे किसी ने उसकी ब्राउजर हिस्ट्री पकड़ ली हो। उसने हड़बड़ा कर सफाई दी, बॉस तांग, उसने कहा कि 5 दिन पहले शू तियान ने उसे आपके बारे में हर जगह से जासूसी करने का ठेका दिया था। अरे बाप रे, लगता है इसी के साथ ऑथर ने चैप्टर 30 का टाइटल चेंज शाओ शाओ की पोल खुल गई रख दिया है। भाई ये मैनहुआ वाले भी ना सस्पेंस के नाम पर बस चैप्टर का नाम ही स्पॉइलर रख देते हैं। खैर, तांग बिंगियान तो जैसे बिजली का झटका खा गई। मेरे बारे में जासूसी? आवई ने कंफर्म किया, हाँ बॉस। ली फुजियांग ने शायद सू तियान से सुना है कि आप दोनों के बीच कोई मियाँ बीवी वाला छोटा मोटा लफड़ा हुआ है, और उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि सू तियान ने उसे आप दोनों के बीच पैचअप कराने के लिए बीच बचाव करने की भीख मांगी है। इससे पहले कि तांग बिंगियान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कुछ और बोल पाती, चेन शाओ शाओ अचानक से बीच में कूद पड़ी, जैसे बिग बॉस के घर में कोई फालतू की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हो। चिल्लाकर बोली, आवई, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उस वक्त चेन शाओ शाओ आवई को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगी या सीधा उसका मर्डर ही कर देगी। अब आवई को तो अच्छे से पता था कि तांग बिंगियान को कितना पसंद है। अगला कदम क्या होगा तेरा? इस सवाल के साथ ही दूसरी मंजिल के नक्काशीदार खंबे के पीछे खड़े तांग बिंगियान और आवे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आवे गुस्से में तमतमाते हुए बोला, तांग मैम, क्या मैं नीचे जाकर इस उथेन को घसीट कर लाऊं? चेन दी ने सही कहा था, यह साला सीटने एक नंबर का कमीना है। उस सस्ती औरत के साथ इसका अब भी चक्कर चल रहा है, और इस बार तो इसने आपको यहाँ फंसाया ही इसीलिए है ताकि आपसे और भी फायदा उठा सके। आवे जैसे ही नीचे कूदने के लिए आगे बढ़ा, तांग बिंगियान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। अचानक हुए इस एक्शन से आवे का बैलेंस बिगड़ा और उसका पैर सीधे पास रखे डस्टबिन में जा लगा। आवे जैसे ही कुछ बोलने के लिए पलटा, तांग बिंगियान ने अपनी भौहें सिकोड़कर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। नीचे सोफे पर बैठा हुतेन जैसे ही शुरिक्सिन से उसका अगला प्लान पूछने वाला था, उसे दूसरी मंजिल से हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने तिरछी नजरों से ऊपर देखा तो उसे खंबे के पीछे दो साए छिपते हुए नजर आए। श्रुति ने एक झलक देखी और वापस ऐसे शांत हो गया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसे उन दोनों की मौजूदगी पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि अगर उसे इतांग के बारे में पता नहीं होता तो तांग बिंगियान की फितरत तो यही है कि वो अंधेरे में छुपकर तमाशा देखेगा, और वो इस गधे नहीं, इस महामूर्ख शू रिक्सिन से मिलने में अपना कीमती टाइम तो बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। शू तियान को सेकंड फ्लोर पर कुछ हल्की सी हलचल महसूस हुई और उसके सामने बैठे हुए शू रिक्सिन ने भी ये भांप लिया। अचानक शू रिक्सिन के होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान तैर गई। शू तियान ने उसकी यह हरकत नोट कर ली और उसी के हिसाब से एक्टिंग करते हुए बोला, रिक्सिन, तुम्हारा वो प्लान क्या था, जरा फिर से बताओ। छोटे भाई, लगता है तुम्हारी याददाश्त को लकवा मार गया है। क्या तुम भूल गए? तुमने ही तो कहा था कि तांग बिंगियान बस पैसों का थैला है और दिमाग से पैदल है। तुमने ही कहा था कि हमें मिलकर एक नाटक करना है ताकि तुम उसे वापस फंसा सको और उसकी पूरी प्रॉपर्टी निचोड़ सको। तांग बिंगियान के पैसों के साथ मियाओ इनके भागने वाला प्लान याद आया। इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो भाई? कहीं उस एनेस्थीसिया ने तुम्हारे दिमाग की नसें तो नहीं सुखा दी? चैप्टर 32, मेरी बीवी है अप्सरा। शू रिक्सिन की बात खत्म होते ही ऊपर खंबे के पीछे छिपे आवे के मुक्के गुस्से में चटकने लगे। ये साला कितना बड़ा कमीना है। शू तियान तो पूरी तरह से एक जानवर है। तांग सर उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और ये बंदा बाहर वालों के साथ मिलकर उन्हें लूट रहा है और अब उनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। आखिर कोई इतना गिर कैसे सकता है? आवेई जब अपना आपा खोकर नीचे कूदने ही वाला था, तभी उसे अचानक अपने आसपास के तापमान में अजीब सी गिरावट महसूस हुई। अचानक माहौल में बर्फ सी जम गई। आवे की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई जंगली जानवर बस उसे दबोचकर कच्चा चबा जाने के लिए घात लगाए बैठा है। उसने अपनी सांसें थाम ली और तिरछी नजर से तांग बिंगियान की तरफ देखा। भाई साहब, उसका चेहरा इतना खतरनाक और गुस्सैल था कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा पिघलकर तेजाब बन रहा है। उसकी वो खूबसूरत आंखें इस वक्त शू तियान को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसका शिकार हो और बस मौका मिलते ही उस पर झपट्टा मारने वाली हो। आवे को अच्छी तरह पता था कि अगर तांग बिंगियान की चलती तो वो पहली बार में ही शू तियान का नामो निशान मिटा देती। आज जो ये लौंडा सांस ले रहा है वो इस बात का सबूत है कि तांग बिंगियान उससे कितनी दीवानी हद तक प्यार करती है। आवे ने भारी मन से अपना थूक गटका। उसे साफ दिख रहा था कि अब शू तियान की मौत कितनी दर्दनाक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शू रिशिन की बकवास सुनकर शू तियान के चेहरे पर रत्ती भर भी हैरानी नहीं दिखी। वो शू रिशिन को ऐसे देख रहा था जैसे किसी चिड़ियाघर के बेवकूफ बंदर को देख रहा हो। शू रिशिन का प्लान था कि तांग बिंगियान को पूरी तरह निचोड़ ले और फिर लिन मियाओइंग के साथ फरार हो जाए। शू तियान का ऐसा रिएक्शन देखकर शू रिशिन एक पल के लिए सकपका गया कि आखिर ये ऐसी मनगढ़ंत बातों पर
मामला यह था कि सुथेन को साफ मना कर देना चाहिए था ना, लेकिन ये रिएक्शन इतना ठंडा क्यों है? हालांकि सुरचिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अंधेरे में छिपे थाम्बियन के सामने अपनी पोल न खुलने देने के लिए उसे माथे पर बल डालकर बोलना ही पड़ा। हाँ छोटे, ये वही शब्द थे जो तुमने उस वक्त कहे थे। अब बताओ आगे का क्या प्लान है? क्यों ना पुराने प्लान के हिसाब से ही चले, थम्बियन को निपटाते हैं और उसकी सारी जायदाद हड़प लेते हैं। ये सुनकर सुथेन अचानक हंसने लगा। बड़ा भाई, क्या मैं तुम्हें किसी दिमागी रूप से कमजोर इंसान जैसा दिखता हूँ? सुरचिंग थोड़ा सकपका गया। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अरे छोटे, लगता है एनेस्थीसिया के असर से तेरा दिमाग फिर गया है। बचपन से तो तू इतना तेज था, खुद को ऐसा कैसे बोल सकता है? हम तुम सही कह रहे हो, मैं तो दिमागी रूप से कमजोर नहीं हूँ। तो फिर इसका मतलब पक्का ये है कि वो दिमागी रूप से कमजोर तुम ही हो। सूरज सिंह का चेहरा एकदम काला पड़ गया। सुथेन, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? सुथेन अचानक खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी तो बस वैसी ठंडी नजरिया जैसे किसी बेवकूफ को देखा जाता है। सूरज सिंह, तुम कह रहे हो कि मैं लिमोइन के साथ भागने के लिए अपनी बीवी के पैसे हड़पना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि लिमोइन में आखिर ऐसी क्या खूबी है जिसके लिए मैं ऐसा घटिया काम करूं? अगर खूबसूरती की बात करें तो मेरी बीवी अप्सरा जैसी है, लिमोइन तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। और अगर जायदाद की बात करें तो ऐसी दसलिम परिवार की प्रॉपर्टी भी मेरी बीवी के सामने कुछ नहीं है। मेरे पास जो मेरी वाइफ ने चिकन सूप के लिए मसाले खरीदे हैं, ये उससे भी कम कीमत की है। तुमने खुद कहा कि मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ, तो फिर जो हर मामले में लिन मियाओइंग को धूल चटा दे, ऐसी अपनी बीवी को छोड़कर उस कीचड़ में सनी लिन मियाओइंग के पीछे आखिर क्यों पड़ा है? अंधेरे में छिपे आवे का तो मुंह ही खुला रह गया। ये क्या सीन चल रहा है भाई? क्या ये वही बातें हैं जो शू तियान के मुंह से निकल रही है? हमेशा तो ये शू रिजिन के सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहता था, अब इसे ये तेवर कहाँ से मिल गए? और इसी एक पल में आवे को तांग बिंगयान के अंदर जो ठंडी और खौफनाक ऊर्जा महसूस हो रही थी, वो अचानक गायब हो गई। इस वक्त तांग बिंगयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। अंधेरे में होने के बावजूद वो किसी ऐसी रोशनी की तरह थी जिसने पूरे अंधेरे को चीर दिया हो, एकदम कातिल और हसीन। इसी बीच शू तियान की बातें सुनकर शू रिजिन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि शू तियान ने उसे चूना लगा दिया है। शू तियान को पहले से पता था कि तांग बिंगयान यहीं कहीं है और उसने बड़ी चालाकी से उल्टा खेल खेल दिया, लेकिन अब वो जानता था कि तांग बिंगयान आसपास ही है। तो अगर उसने अभी शू तियान से पंगा लिया तो शायद वो इस दरवाजे से बाहर भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। शू रिजिन ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर बनावटी शांति लाते हुए बोला, छोटे तियान, मुझे क्या पता, वो सारा प्लान तो तुम्हारा ही था। चेन श्याओ की तरफ एक नजर देखकर आखिरकार अवेई ने अपना मुंह खोल ही दिया। बोला, बॉस तांग, अभी जो कॉल आया था ना, वो जियांग प्रोविंस के फुजियांग ग्रुप का चेयरमैन ली फुजियांग था। ली फुजियांग, अब ये नया नमूना कौन है? तांग बिंगयान को तो ये नाम अच्छे से याद था। 3 साल पहले जब वो जियांग प्रोविंस में अपना स्टार्टअप वाला कीड़ा लेकर आई थी, तब उसने यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज की कुंडली निकलवाई थी। और ये ली फुजियांग यहाँ का कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, बल्कि एक भारी भरकम तोप था। मतलब फुल मिर्जापुर के कालीन भैया वाला भौकाल। लेकिन तांग बिंगयान सोच में पड़ गई कि भाई, जियांग शहर में मेरे बिजनेस का इसलिए फुजियांग से तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तांग बिंगयान ने अपना टिपिकल सीईओ वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अगर कोई बिजनेस का काम है तो उसे कंपनी के लोगों से बात करने को कहो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इतना सुनते ही बेचारे अवेई के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, जैसे किसी ने उसकी ब्राउजर हिस्ट्री पकड़ ली हो। उसने हड़बड़ा कर सफाई दी, बॉस तांग। उसने कहा कि 5 दिन पहले शू तियान ने उसे आपके बारे में हर जगह से जासूसी करने का ठेका दिया था। अरे बाप रे, लगता है इसी के साथ ऑथर ने 30 का टाइटल चेन श्याओ की पोल खुल गई रख दिया है। भाई ये मैनुआ वाले भी ना सस्पेंस के नाम पर बस चैप्टर का नाम ही स्पॉइलर रख देते हैं। खैर, तांग बिंगयान तो जैसे बिजली का झटका खा गई। मेरे बारे में जासूसी? आवेई ने कंफर्म किया, हाँ बॉस। ली फुजियांग ने शायद सू तियान से सुना है कि आप दोनों के बीच कोई मियाँ बीवी वाला छोटा मोटा लफड़ा हुआ है, और उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि शू तियान ने उसे आप दोनों के बीच पैचअप कराने के लिए बीच बचाव करने की भीख मांगी है, इससे पहले कि तांग बिंगयान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कुछ और बोल पाती। चेन श्याओ श्याओ अचानक से बीच में कूद पड़ी, जैसे बिग बॉस के घर में कोई फालतू की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हो। चिल्लाकर बोली, आवेई तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उस वक्त चेन श्याओ श्याओ अवेई को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगी या सीधा उसका मर्डर ही कर देगी। अब अवेई को तो अच्छे से पता था कि तांग बिंगयान को कितना पसंद है। जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ वो बोला, छोटू मुझे पता है तू यहाँ खुलकर बात नहीं कर सकता, मुझे पहले बता देता तो इतनी टेंशन क्यों लेता? अपनी बीवी टेंग को खुश करने के लिए मुझे और लिन मियाओइंग को नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी? चलो, आज तू बिजी है तो फिर कभी बात करेंगे, खाली टाइम मिले तो घर आया कर, वरना रिश्ते ठंडे पड़ जाएंगे। इतना कहकर उसने शुथेन का जवाब तक नहीं सुना और मुंह फुलाकर बंगले के बाहर निकल गया। और हमारा हीरो सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें उसी ने पाल रखी हों। वो बस उसके पीछे वाले हिस्से को घूर रहा था। सच में यार, ये बड़ा भाई तो बड़े सब्र वाला निकला। अब लगता है इशू फैमिली के कचरे को जल्दी साफ करना पड़ेगा। मैं इन्हें दोबारा सर उठाने का मौका तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। टेंग बिंगयान नीचे आ रही थी। उसे देखते ही हीरो चेहरे पर वो नकली मुस्कान चिपका कर बोला, अरे मेरी बीवी आ गई। टेंग ने सामने वाले सोफे पर बड़े ठाट से बैठकर उसे अपनी तीखी नजरों से देखा और पूछा, अभी बड़ा भाई आया था ना? शुतियन ने उसकी इस दिखावे वाली नादानी को नजरअंदाज किया और हंसते हुए बोला, बस मेरी तबीयत पूछने आया था, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तू भूखी होगी ना, चल तेरे लिए कुछ बनाता हूँ। टेंग ने अपना सिरनामे हिला दिया।
तुम्हारी बॉडी अभी रिकवर हो रही है, किचन वाली आंटी को ही बनाने दो ना। पर नहीं, हीरो को तो अपनी महानता दिखानी है। वैसे भी एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर शुतियान सीधा किचन में घुस गया। तांग बिंगियान ने 2 सेकंड सोचा, फिर आखिरकार उसे भी पीछे पीछे जाना ही पड़ा हाथ बंटाने के लिए। जब खाना बन गया और तांग बिंगियान प्लेट टेबल पर रख रही थी, जबकि शुतियान अभी भी किचन में अपना कचरा समेट रहा था, तभी बाहर से बॉडीगार्ड्स के चिल्लाने की आवाज आई। चैप्टर 33, मेरी बॉडी कैसी है ये मेरी बीवी को पता है। मिस सियाओ, तांग सर अभी अंदर आराम कर रहे हैं और अभी तक जागे नहीं है। आप मिस सियाओ प्लीज रुकिए, हमें पहले अंदर बता देने दीजिए। तभी एक हॉट और जलती हुई बॉडी वाली हसीना गुस्से में अंदर घुस आई। इस बंदी की हाइट लगभग 1 मीटर 75 सेंटीमीटर होगी। छोटी सी डेनिम शॉर्ट्स पहन रखी है और वो दूध जैसे सफेद लंबे पैर। भाई साहब, नजरें हटाना मुश्किल है। ये मोहतरमा तांग बिंगियान की चुनिंदा दोस्तों में से एक शियाओ रोंग्यू है। तांग बिंगियान को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। बिंगियान, मैंने सुना है उस नकारा शुतियान ने तुम्हें तलाक दे दिया है क्या? पीछे भागे हुए बॉडीगार्ड्स उसे रोकना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि तांग बिंगियान और शियाओ रोंग्यू के बीच गहरी दोस्ती है, इसलिए वो कंफ्यूज थे कि क्या करें। गनीमत है कि तांग बिंगियान ने तुरंत कहा, तुम सब बाहर जाओ। जो बॉडीगार्ड्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो चुपचाप विला से बाहर निकल गए। शियाओ रोंग्यू तो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसका खुद का घर हो, बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी। एकदम से जाकर तांग बिंगियान के बगल में बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बिंगियान, मैं खास तौर पर राजधानी से आया हूँ ताकि उसी थिन्नाम के कचरे को निपटा सकूं। अभी उसने ये बोला ही था कि पेट से जोर जोर से गुर्राने की आवाज आने लगी, जैसे बेचारे ने हफ्तों से खाना न देखा हो। उसने नजरें घुमाकर टेबल की तरफ देखा। वहां पर जिंजियांग मीट, फ्राइड फिश, कुंग पाओ चिकन जैसी 7-8 डिशेस सजी हुई थी। ह्यूतेंग को पिछली जिंदगी में कुकिंग का जबरदस्त शौक था। जब उसे घर से निकाला गया था, तब पेट पालने के लिए उसने ये सब सीखा था। सामने भले ही घर का साधारण खाना था, पर सीथे ने उसे किसी 5 स्टार होटल जैसा बना दिया था। खुशबू ऐसी कि किसी का भी मन ललचा जाए। शाओ रोंग्यू ने एक गहरी सांस ली और बोला, कितनी मस्त खुशबू है। चूंकि वो बिंगियान के साथ बचपन से ही एक ही थाली में खाकर बड़ा हुआ था, तो उसने बिना किसी फॉर्मेलिटी के हाथ बढ़ाया और जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह क्या स्वाद है, पर जैसे ही वो दूसरी बार हाथ बढ़ाने वाला था, बिंगियान ने उसका हाथ जोर से दबा दिया। रोंग्यू ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोला, बिंगियान इतनी कंजूसी कब से करने लगी? उसने अनजाने में ही किचन की तरफ देखा और वहां उस आदमी की पीठ देखकर उसे माजरा समझ में आ गया। बिंगियन, क्या तुमने घर में कोई फ्रेश माल छोपा कर रखा है? किचन में खड़ा शुतियान ये बात साफ साफ सुन लेता है। फ्रेश माल? लेकिन इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाता, शियाओ रोंग्यू खुद ही ठंडी आंखें भरने लगी, जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरियां चला दी हो। बोली, हाय, बाकी में मर्द तो बस हाथ पैर होते हैं और सहेलियां कपड़े। एक बार अपना लड़का मिल जाए तो बेचारी सहेली को खाना तक नसीब नहीं होता। पर चलो, शुक्र है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आई और तुमने उस कमीने सुतियान को लात मार दी, वरना मैं तो तुम्हारी इस बेवफाई का हिसाब मांग लेती। वैसे भी लड़कों को परखने में तुम्हारी घटिया पसंद में आखिरकार थोड़ा सुधार तो दिखा। बाकी बातें छोड़ो, इस बंदे की कुकिंग के सामने तो वो शुतियान नाम का कचरा अपनी पूरी जिंदगी भी मेहनत कर ले तो भी नहीं पहुंच पाएगा। शुतियान कचरा और तुम्हें तो बहुत पहले ही ये समझ जाना चाहिए था। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे बैंक बैलेंस को देखते हुए तुम्हें किस तरह के जवान लड़कों की कमी है। आखिर तुम उस शुतियान जैसे टेढ़े मेढ़े पेड़ पर ही क्यों अटकी हुई थी, जिसमें न तो कोई लुक्स है और न ही कोई बॉडी? शुतियान, टेढ़े मेढ़े पेड़, ये बोलते हुए सियाओ रोंग यू के चेहरे पर थोड़ी शरारत सी आ गई। बोली, बिंगनियन, बताओ तो सही तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? मैं तुम्हारे लिए और भी कई ढूंढ कर लाती हूँ। शुतियान, जो अब तक शांत था, एकदम से मुड़ता है। उसके चेहरे पर इतनी उदासी और गुस्सा था जैसे अभी बादल फटने वाले हो। वो चिल्लाया, शियाओ रोंग यू, 26 साल की हो चुकी हो तुम, क्या तुम्हें इस बुढ़ी कुंवारी को देखो, खुद का तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं और चली है मिस आइस रॉक को फालतू के मशवरे देने। मैं तो कहता हूँ रहने ही दो। लेकिन जैसे ही शियाओ रोंगयू ने शुतियान को देखा, उसका तो दिमाग ही फ्राई हो गया। कोई तो बताओ भाई, यहाँ हो क्या रहा है? किचन में इतनी कड़क कुकिंग करने वाला वो स्मार्ट लौंडा और कोई नहीं, हमारा शुतियान ही था, वो जिसे सब नकारा और कचरा समझते थे। शुतियान ने पलटी मारी और बोला, किसने कहा कि मैं हैंडसम नहीं हूँ और मेरी बॉडी में दम नहीं है? मेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि मैं कितना डैशिंग हूँ। और रही बात बॉडी की, शुतियान ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ तांग बिंगियान की तरफ देखा, क्या तुम्हें सबूत चाहिए कि मेरी बॉडी कितनी सॉलिड है? शियाओ रोंग्यू को मानना पड़ा कि शुतियान को बदसूरत बोलना थोड़ा ज्यादा हो गया था, और जहां तक बॉडी का सवाल था, उसने अनजाने में शुतियान को ऊपर से नीचे तक घूरा और उसकी नजर एक खास जगह पर जाकर रुक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो शुतियान के जाल में फंस गई है, उसने गुस्से में अपने दांत पीसे, ये कमीना कहीं का, इससे पहले कि शियाओ रोंग्यू कुछ कर पाती। तांग बिंगियान ने शुतियान के पीछे खड़े होकर उसे चिढ़ाया। उसके उस बर्फीले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, बहुत बढ़िया। शियाओ रोंग्यू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा, क्या बहुत बढ़िया? तांग बिंगियान ने धीरे से जवाब दिया, उसकी बॉडी बहुत बढ़िया है। खत्म। अब बिंगियान इस ठरकी घटिया इंसान के साथ रहकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बिंगियान, अपनी आंखें खोलो यार, इस धोखेबाज के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? तांग बिंगियान ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और बोली, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है। शाओ रोंग्यू चौंक गया, मेरे पापा ने मुझे बुलाया है, मुझे तो नहीं पता। तांग बिंगियान ने कहा, अगर 1 मिनट बाद भी तुम यहीं रहे तो पता चल जाएगा। शाओ रोंग्यू समझ गया कि ये क्या बकवास है, उसके बाप ने उसे नहीं बुलाया था।
ये तो बस बिंगयान का बहाना था, क्योंकि वो इस इंसान को अपनी आंखों के सामने से हटाना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने श्याओ के बाप को फोन कर दिया तो ये लड़का तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। बेचारा, अब उसे यकीन हो गया कि बिंगयान उससे प्यार नहीं करती। वो अब उसका सबसे प्यारा क्यूट बच्चा नहीं रहा। खैर, अपने बाप के गुस्से से बचने के लिए उसने फू जिंगहान की तरह एक दर्द भरी नजर तांग बिंगयान पर डाली और बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए विला से बाहर निकल गया। जैसे ही वो दरवाजे से ओझल हुआ, शू तियान अचानक तांग बिंगयान को देखकर मुस्कुराया। बिंगयान, चलो खाना खाने के लिए बैठने जा रही? तांग बिंगयान ने पूछा। कहाँ? शू तियान के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ऊपर। तुमने अभी मेरी इज्जत बचाई है तो उसका इनाम तो मिलना चाहिए ना। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी बॉडी वाकई कितनी फिट है। तांग बिंगयान बोली। खाना खा लो। शू तियान के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई, भले ही उसकी बीवी अभी भी बर्फ की तरह ठंडी बनी हुई थी। पता नहीं क्यों, पर इसे देखकर लग रहा है जैसे ये शर्मा रही है। पिछले जन्म में मुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि मेरी बीवी इतनी क्यूट हो सकती है। लगता है आगे की जिंदगी में इसे छेड़ना ही मेरा फुल टाइम जॉब होने वाला है। पर भाई, बीवी का पारा इतना भी हाई नहीं करना है कि वो मेरे ऊपर ही मिसाइल छोड़े। तो फिलहाल के लिए अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए मैं चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ निवाले अंदर गए तो देखा कि मैडम का मूड एकदम मस्त है। मैंने सोचा यही सही मौका है, तो एकदम कैजुअल अंदाज में बोल पड़ा। सुनो, मैं वापस ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनते ही थंगबियन का हाथ हवा में ही फ्रीज हो गया, जैसे वाईफाई का सर्वर डाउन हो गया हो। अब देखो, शादी से पहले मैं शू फैमिली के बिजनेस में काम करता था। शादी के बाद ससुराल वालों ने मुझे खुश करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो दे दी, पर काम धाम कुछ नहीं था, बस नाम का ढकोसला था। बाद में बीवी ने मुझे घर बैठे पॉकेट मनी देना शुरू कर दिया, तो मैंने भी आलस में आकर दफ्तर जाना बंद कर दिया। अगर ये बात मैंने कल कही होती तो शायद वो मान भी जाती, भले ही उसे मेरा उसके पास रहना ज्यादा पसंद है। पर आज आज तो माहौल ही अलग है। थाम्बियन ने बिना किसी इमोशन के एकदम पत्थर की तरह मना कर दिया। अगले कुछ दिनों तक तुम यहीं रहोगे, कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर मैं थोड़ा खामोश हो गया। मुझे पता है कि वो मुझे अपने पास रखना चाहती है। असल में टांग बिंगयान उसे सिर्फ घर में कैद नहीं करना चाहती थी। उसे तो डर था कि कहीं ये लल्लू अभी भी उस लिन म्योइंग के प्यार में अंधा होकर कोई नया सियप्पा न खड़ा कर दे। काफी देर तक सन्नाटा छाने के बाद शुतियान ने धीरे से समझाया। बिंगयान, आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेरा और शू खानदान का रिश्ता अब कितना घटिया हो चुका है। पहले मैं अंधा था, तुम्हारी कदर नहीं समझ पाया और उन एहसान फरामोशों को अपना परिवार मानता रहा। पर अब मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। तुमने उन्हें जो कुछ भी खैरात में दिया है वो सब मैं उनसे वापस छीनना चाहता हूँ। टांग बिंगयान ने अपनी तीखी नजरें उस पर गड़ाई और बोली, ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तुम्हें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। शू तियान ने एक गहरी सांस ली और बोला, वाइफ जी, बीवी के पल्लू के पीछे छिपकर सॉफ्ट राइस खाना भले ही बड़ा टेस्टी लगता हो, पर अपने दुश्मनों को खुद पेलने में और अपनी चीजें अपने दम पर वापस लाने में जो असली किक मिलती है ना, वो अलग ही होती है। चैप्टर 34। अब बीवी को अच्छे से रिवॉर्ड देने का टाइम है। उसे अच्छे से याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में इसी टाइम पर जियांगचिंग शहर में पैसे छापने के कुछ बहुत तगड़े मौके आने वाले थे। अगर वो इन मौकों को लपक नहीं पाता तो वो इस जन्म में भी कभी टांग बिंगयान के लेवल तक नहीं पहुंच पाता। और देखो बॉस, जब दो लोगों का स्टेटस बराबर ना हो तो प्यार की गाड़ी ज्यादा लंबी नहीं खिंचती। लेकिन टांग बिंगयान पर शू तियान की चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान न पहुंचाया होता तो शायद मैं उन्हें छोड़ देती, पर आज उन्होंने तुम पर हाथ उठाया है। जो कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शू तियान को यह सुनकर थोड़ी बेबसी महसूस हुई और फिर उसके दिल में थोड़ी ठंडक तो पड़ी, पर वो जानती थी कि तांग बिंगयान की जिद के आगे तो खुद ऊपर वाला भी हाथ खड़े कर दे। अब अगर वो ज्यादा चौंच लड़ाती तो बिंगयान उसे नौकरी पर वापस न भेजने की अपनी बात पर पत्थर की लकीर खींच लेता। अब रात के सन्नाटे में बेडरूम का नजारा देखो। तांग बिंगयान बेड पर पसरी थी और हमारा हीरो शू तियान सोफे पर अपनी किस्मत को कोस रहा था। वैसे भी दोनों की बॉडी का कचरा हो रखा था और जख्म अभी भरे नहीं थे, तो कुछ और तूफानी करने की ताकत भी नहीं थी। बिंगयान ने तो बड़े प्यार से इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट होने को बोला था, पर हमारा शुतियान भी किसी ढीठ आशिक से कम नहीं है। कहता है, नहीं मैं तो इसी कमरे के सोफे पर अपनी हड्डियां तुड़वाऊंगा। तभी अचानक शांति का गला घोटते हुए एक चीख सुनाई दी। नहीं। शुतियान ऐसे झटके से जागा जैसे किसी ने सोते में बिजली का तार छू लिया हो। उसने देखा बिंगयान की हालत पूरी टाइट थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, मतलब बंदी पूरी तरह हिल गई थी। तभी पड़ोसी कमरे से नैनी यानी अपनी काम वाली आंटी प्रकट हुई और बोली, मैडम, क्या फिर से वही डरावना सपना आया? शू तियान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या इसे अक्सर ऐसे सपने आते हैं? देखो भाई, असल बात यह है कि शू तियान को पहले लगता था कि बिंगयान उसके करीब किसी गंदे मकसद से आई है, इसलिए वो कभी इसके साथ एक कमरे में नहीं रुका। उसे घंटा पता नहीं था कि यहाँ रात को असली हॉरर शो चल रहा है। आंटी ने भी ठप्पा लगा दिया कि हाँ, आजकल मैडम के सपनों में कुछ ज्यादा ही क्लेश चल रहा है। अरे भाई, लगता है हमारी मैडम को चैन की नींद नसीब ही नहीं है। नौकरानी ने फौरन सफाई पेश करते हुए वही पुरानी आदत दोहराई। साइड टेबल की दराज से नींद की गोलियों की सीसी निकाल ली। असल में चक्कर ये है कि हमारी तांग बिंगयान को आजकल वही एक डरावना सपना बार बार आ रहा है, जिसमें वो देखती है कि अपना हीरो शू तियान जिंदा जलकर राख हो रहा है। कसम से इस एक फालतू सपने ने बेचारी की रातों की नींद का कबाड़ा कर रखा है। शू तियान ने हाथ बढ़ाकर नौकरानी से वो गोलियां झपट ली और बोला, चलो अब इसे मुझ पर छोड़ो, तुम जरा बाहर जाओ। बेचारी नौकरानी ने भी ज्यादा पंचायत नहीं की और मुंडी हिलाकर कमरे से निकल ली। शू तियान ने थोड़ी देर सोचा और फिर उन गोलियों को साइड में पटक
पटक दिया। भाई, नशे की आदत सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझे। उसने तांग के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखा और प्यार से उसके माथे पर बिखरे बालों को सहेजते हुए हंसकर बोला, चलो दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें एक मस्त कहानी सुनाता हूँ। तांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जैसे कह रही हो, बेटा मैं कोई नर्सरी की बच्ची नहीं हूँ जो तेरी कहानियों में आ जाऊं। शू तियान बेचारा फीकी हंसी हंसकर बोला, अच्छा बाबा ठीक है, तुम चिढ़ो मत, हम कुछ और बात करते हैं। तांग बिंगयान कुछ नहीं बोली, बस खामोश होकर बिस्तर के सहारे टिक गई, जैसे वेट कर रही हो कि ये बंदा अब क्या नया रायता फैलाएगा। शू तियान भी थोड़ी देर चुप रहा और सच कहूं तो मुझे हमेशा से एक डाउट था, तब तो तुम मुझे ढंग से जानती भी नहीं थी, फिर अचानक मुझसे शादी करने का ख्याल कैसे आ गया। चलो मान लिया कि तुम्हारा टेस्ट थोड़ा हटके है और तुम्हें मेरे जैसे गुंडे मवाली टाइप लड़के ही पसंद है, पर क्या इतने बड़े शहर में मेरे जैसा कोई और नमूना नहीं मिला था। और तो और शादी के बाद भी मैंने जो इतने कांड किए। छूटियान अपनी बीवी से कहता है, तुम कभी गुस्सा ही नहीं होती और चाहे मैं कुछ भी करूं तुम मुझे हमेशा माफ कर देती हो। सच तो यह है कि तुम्हारी इसी जरूरत से ज्यादा अच्छाई की मुझे आदत नहीं है और शायद इसीलिए मैंने पास्ट में इतने कांड किए और तुम्हें इतना दुख पहुंचाया। देखो, मुझे इतना भी सिर पर मत चढ़ाया करो। पर अभी शूटियान का ये इमोशनल ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था कि तांग बिंगयान ने बीच में ही उसे टोकते हुए कह दिया, मैं तुम्हें कोई सिर पर नहीं चढ़ा रही हूँ। लो भाई, यहाँ तो अपना हीरो अपनी फीलिंग्स का रायता फैलाकर माहौल बना रहा था और मैडम ने एक ही झटके में सारा रोमांस चकनाचूर कर दिया। शूटियान की तो बोलती ही बंद हो गई। असल में उसे तांग बिंगयान की यही बात पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये बंदी बातों का कत्ल करने में उस्ताद है। जब ये दोनों नए नए मिले थे तब भी यही हाल था। शुटियान अपनी बातों की पूरी पिच तैयार करता, पर इससे पहले कि वो अपना असली मुद्दा सामने रखता, तांग बिंगयान एक ही लाइन में उसका गेम बजा देती थी। कसम से उस वक्त तो शुटियान को इसकी बातों से कई बार गहरा सदमा लगा था। खैर, अब उसे इस सड़ियल व्यवहार की प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो उसने थोड़ा रुककर उसी की बात पकड़ ली और बोला, चलो ठीक है, अगर तुम मुझे सिर पर नहीं चढ़ा रही हो तो फिर मुझे ऑफिस जाने की परमिशन दे दो। तांग बिंगयान ने थोड़ा सोचा और बड़े आराम से बोली, ठीक है, जा सकते हो। शुटियान तो हैरान रह गया कि भाई, अभी कुछ घंटे पहले तो ये मैडम मना कर रही थी, फिर अचानक मेरी बीवी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? पर इससे पहले कि वो अपनी हैरानी जता पाता, तांग बिंगयान ने सीधा धमाका कर दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो जाकर यान ग्रुप के प्रेसिडेंट बन जाओ, आखिर वो पूरी कंपनी मैंने तुम्हारे लिए ही तो तैयार की है। अब बताओ बॉस, यहाँ आम जनता को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती और इस बंदे को पूरी कंपनी थाली में सजाकर गिफ्ट मिल गई। शुट। तो भाई लोग, अब समझ आया कि हमारी मैडम तांग बिंगयान ने अचानक अपनी जुबान क्यों बदल ली और हाँ कह दिया। पर अपना सूतयान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो इतनी जल्दी घुटने टेक दे। मैडम के पास अगर अपनी अकड़ है तो इस लौंडे के भी अपने सॉलिड उसूल हैं। सूतयान ने एक लंबी और गहरी सांस ली, फिर तांग बिंगयान के चेहरे को ऐसे देखा जैसे कोई सीरियस फिल्म का हीरो हो और बोला, इस साल मैं तुम्हारे साथ इंपीरियल सिटी चलना चाहता हूँ। मैंने हिसाब लगा लिया है, तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन पास ही है और मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं और बुजुर्ग के लिए बर्थडे गिफ्ट भी तुम्हारे ही पैसों से खरीदूं। मतलब थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है ना। तांग बिंगयान ने अपनी तीखी भौहें सिकोड़ी और कहा, हम पति पत्नी हैं तो पैसा किसका है इससे क्या फर्क पड़ता है। इस पर शूतियान मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तोहफा भी तुम्हारे पैसों से खरीदूंगा तो क्या तुम्हारे घर वाले मेरी रत्ती भर भी इज्जत करेंगे? बाकी दुनिया मुझे क्या समझती है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे घर वालों की नजरों में मैं गिरना नहीं चाहता। ये सुनकर तांग बिंगयान सन्न रह गई और खामोश हो गई। उसकी फीलिंग्स इस वक्त मिक्सर ग्राइंडर में घूम रही थी। अगर पुराना वाला शू तियान होता तो ऐसी मैच्योर बातें उसके मुंह से निकलना नामुमकिन था, पर मानना पड़ेगा, इस बार बंदे की बातों ने सीधे मैडम के दिल पर तीर मारा है। उसे खुद की परवाह नहीं थी कि घर वाले उसे कैसे देख रहे हैं, पर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी सूतियान को हल्का समझे या उसे नीचा दिखाए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सूतियान अब उसे परिवार के बारे में सोच रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये नल्ला अपनी बीवी की सच में फिक्र करने लगा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस बंदे ने पास्ट में इतने कांड किए हैं और इतनी बार उसे चूना लगा है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में सुधर गया है या फिर ये राजधानी जाने का सारा नाटक सिर्फ उस लिन मियाओइंग से दोबारा नैनमटका करने का एक बहाना है।